हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम बाल विकास का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है बाल विकास की अवस्थाएं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग देखेंगे इसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, कैसे बालक का विकास होता है, कैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से हम उसका आंसर अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखें। चलो दोस्तों देखते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की कितनी अवधि मानी जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। मानव का विकास एक निश्चित अवस्था में होता है। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के विशेष अभिलक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिक ने सुविधा के लिए मानव विकास को भिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें प्रकट होने वाली परिवर्तनों तथा अभिलक्षणों को पहचान कर उनका अध्ययन कर स्पष्ट किया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे उनका विकास होता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना गया है। बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि को माना गया है। किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि में माना गया है। आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे शैशवावस्था कब से प्रारंभ होती है। तो शैशवावस्था कब से, शैशवावस्था जैसे जन्म से 5 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था में रखा जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक बालक का विकास तेजी से होता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक आय में शारीरिक विकास दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, जैसे पहले भार, फिर लंबाई, मस्तिष्क, दांत, हड्डियां, अन्य प्रकार से विकास होता है बालक का। चलिए दोस्तों हम लोग क्रम वाइज देखते हैं कि जन्म के समय शिशु का भार कितना रहता है, लंबाई कितनी रहती है, मस्तिष्क कितना रहता है। किसी बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अवस्था की विशेषता का अध्ययन किया जाए, तभी ठीक ढंग से बालक की शिक्षा का स्वरूप निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। चलो दोस्तों देखते हैं, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जब बालक का जीवन एक निश्चित अंश से प्रारंभ होता है। यह प्रोटोप्लाज्मा का एक सूक्ष्म सा धब्बा होता है। इसकी लंबाई 13 मिलीमीटर। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक विकास इस प्रकार होता है, जैसे भार। जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पाउंड होता है, यानी 1 केजी बराबर 2.20 पाउंड होता है। 1 केजी बराबर लगभग जन्म के समय शिशु का भार 3 केजी से 4 केजी होता है। बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के प्रथम 6 महीना में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। जब शिशु दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो उनका भार प्रति माह आधा पाउंड बढ़ जाता है। शैशवावस्था के अंत तक शिशु का भार 38 पाउंड तक हो जाता है। इनकी लंबाई कैसे बढ़ती है दोस्तों देखते हैं। जन्म समय बालक की औसत लंबाई 20 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच। जन्म के 3 या 4 वर्ष के पश्चात बालिका की लंबाई बालक से अधिक होती है। इसके पश्चात बालिका बालकों से पीछे रह जाती है। मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तेजी से बढ़ती है, परंतु उसके बाद रुक जाती है। धीरे धीरे विकास होता है। शिशु का मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। दांत, शिशु के 6 माह के अंत तक अस्थायी दांत निकल आते हैं। प्रारंभ में 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष में शिशु के दांत निकल आते हैं। जन्म के समय हड्डियां कितनी रहती हैं। जन्म के समय शिशु के अंदर 270 हड्डियां रहती है। शैशवावस्था में शिशु की हड्डी छोटी, कोमल और लचीली होती है। धीरे धीरे वह कठोर होने लगती है। देखते हैं अन्य विकास का लक्षण क्या। अन्य अवयव। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर से कुल 23% होता है। शैशवावस्था में हृदय की धड़कन अस्थिरता होती है, परंतु धीरे धीरे उसमें स्थिरता आती है। शिशु
के यौन अंगों का विकास धीमी गति से होता है। अगला दोस्तों देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। भार, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत तक 80 पाउंड हो जाता है। 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिका से अधिक होता है, परंतु इसके पश्चात बालिका का भार बढ़ जाता है। ऊंचाई, इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक बालक की ऊंचाई कम बढ़ती है। यह ऊंचाई केवल 2 या 3 इंच बढ़ती है। सिर, जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई का अनुपात इस प्रकार मालूम करता है कि सिर की लंबाई का 2.5% सिर की लंबाई होती है। पहले 2 वर्ष में बालक के सिर का विकास धीमी गति से होता है। इसके बाद 5 वर्ष की अवस्था में सिर 90% विकसित हो जाता है। 5 वर्ष में खोपड़ी और चेहरे का अनुपात 8:1, 5:1, 2:1 होता है। हड्डियों का विकास कैसे होता है। इस अवस्था में शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है। अस्थायी भी प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 रहती है। दांत, 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने लगते हैं सॉरी उस 12 वर्ष के अंत तक बालक के अस्थायी या दांत निकल आते हैं। अन्य अवयव क्या है। इस अवस्था में मांसपेशियां विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय हृदय की धड़कन की गति धीमी हो जाती है। 12 वर्ष में धड़कन 1 मिनट में 85 बार। 12 वर्ष की आयु में बालक तथा बालिकाओं में गुप्तांगों का विकास तीव्र गति से होता है। पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास परिचय दीजिए। इस तरह से हमारे सेमेस्टर एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, किस तरह से शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास इस प्रकार होता है, जैसे भार में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। बालिकाओं का भार 25 पाउंड कम होता है। बालिकाओं का भार बालकों के अपेक्षा 25% कम होता है। ऊंचाई, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। बालिकाएं अपनी संपूर्ण ऊंचाई 16 वर्ष तक कंप्लीट कर लेती हैं। बालक लगभग 18 वर्ष तक बढ़ते हैं। अब मस्तिष्क का विकास कब से होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम के मध्य रहता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास रहता है। 16 वर्ष तक बालक के सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। हड्डियाँ किस प्रकार विकसित होती हैं। इस अवस्था में हड्डियाँ का दृढ़ीकरण पूर्ण हो जाता है। इसी कारण हड्डियाँ पूर्ण रूप से मजबूत हो जाती हैं। कुछ हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। दांत, इस अवस्था में बालक बालिका के दांत निकल आते हैं। अन्य अवयव, किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। हृदय की धड़कन निरंतर कम रहती है। किशोरावस्था के अंत में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। बालकों के सीने और कंधे चौड़े होते जाते हैं। बालिका के उलच्छे तथा कूल्हे चौड़े होते हैं। इस अवस्था में बालक तथा बालिका के गुप्तांग विकसित हो जाते हैं। अब देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। बालक के शरीर विकास के साथ साथ उनका मस्तिष्क विकसित भी होता है। बिना मानसिक विकास के सामाजिक विकास संभव नहीं है। एक बालक जिसका मानसिक विकास उचित ढंग से हो चुका, वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। बालक जैसे शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, उनकी मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में बौद्धिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में मानसिक शक्तियों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन इस प्रकार होता है, जैसे पहले सप्ताह में आसन आवश्यकताओं में रुचि लेना, हाथ पैर हिलाना, आराम से
आराम न मिलने पर रोना। द्वितीय सप्ताह में प्रकाश की ओर ध्यान केंद्रित करके देखना। तृतीय सप्ताह में प्रकाश या चमकीली वस्तु को ध्यान से देखना। प्रथम माह में कष्ट का अनुभव या चिल्लाना, कष्ट होने पर चिल्लाना। दूसरे सप्ताह में आवाज़ सुनने पर सिर घुमाना। चौथे सप्ताह में शिशु को यदि कोई वस्तु दी जाती है तो वह उसे हाथ से पकड़ना चाहता है। छठे माह में सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता तथा अपना नाम समझने लगता है। आठवें माह पसंद के खिलौने छांटना और दूसरे बच्चों के साथ खेलना। दसवें माह में चीख कर अपनी माता का ध्यान आकर्षित करना तथा खिलौने छीन कर विरोध करना। पहला वर्ष 4 शब्द बोलना, दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अनुकरण करना। दूसरे वर्ष 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करना। इस समय तक शिशु के पास 100 से 200 शब्द का भंडार होता है। तीसरे वर्ष अपना नाम बता सकना, किसी आकृति को देखकर उसी प्रकार की आकृति बनाना। चौथा वर्ष 4 वर्ष तक गिन लेना, छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर करना या परिवर्तन आ जाते हैं। 5 वर्ष में हल्की और भारी वस्तुओं में भेद करना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रंगों को अंतर कर लेना। अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे देखिए दोस्तों 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। जैसे बाल्यावस्था हम लोग दोस्तों पीछे देख चुके हैं, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था मानी जाती है। शिक्षावादियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन किस, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। जैसे शैशवावस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बाल्यावस्था पढ़ेंगे दोस्तों। बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। छठे वर्ष में बालक 15 तक की गिनती सुना देता है। वह सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। वह अपने शारीरिक अंगों के नाम बता सकता है। किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन कर सकता है। 7वां वर्ष बालक 2 वस्तुओं के अंतर स्पष्ट कर सकता है। लकड़ी और कोयला, शीशा और पत्थर में अंतर बता सकता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। वह साधारण समस्या का हल खोज सकता है। 8वां वर्ष बालक कविताएं याद करके सुना सकता है। 15 शब्दों वाक्य को बिना किसी त्रुटि के सुना सकता है। वह एक साथ 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। बालक साधारण समस्या को हल कर सकता है। 9 वर्ष में बाल्यावस्था का बालक को सिक्के का ज्ञान हो जाता है। वह दिन, तारीख तथा सप्ताह बता सकता है। 6 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहरा सकता है। बालक अपने बोलचाल में सामान्य शब्दों का प्रयोग कर सकता है। 10वां वर्ष वह छोटी कहानी सुना सकता है। उसे रीति रिवाज तथा परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। वह 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है। 11 वर्ष में बालक में तर्क और जिज्ञासा आदि विकास हो जाता है। वह सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकता है कि 2 वस्तु में समानता और समानता बता सकता है। 12 वर्ष में इस प्रकार के अंत तक बालक में समस्या समाधान शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक तर्क करने लगता है। वह कठिन से कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है। कोई प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर दे सकता है। उसमें समझ बूझ आ जाती है। वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष तक का हो जाता है तो उनके मस्तिष्क योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था हम लोग देख लेंगे, अब किशोरावस्था को देखते हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था जीवन में कठिन काल क्या हो सकता है। किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 से 14 वर्ष से होता है, परंतु व्यक्तित्व भेद होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों तरुण काल विभिन्न आयु से आरंभ होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ
तभी से माना जाना चाहिए जब अवस्था लगभग 18-19 तक मानी गई हो। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे स्टैनली हॉल का कथन है, किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष तथा तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिका में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन तथा नाजुक कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता है। इस अवस्था में किशोर की आवेग तथा संवेग में इतनी परिवर्तनशील होती है कि वह प्रायः समाज विरोध व्यवहार करता है। इसी कारण किशोर को समझना कठिन है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अपराध प्रकृति अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। इसमें घृणा, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, किसी की बात को न सुनना। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। द मोस्ट डिफेक्ट पीरियड ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? यह निम्नलिखित कथनों से अधिक स्पष्ट हो जाता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वाला उठना आरंभ हो जाता है। इसके किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो किशोरावस्था में हम लोग देखते हैं मानसिक विकास कैसे होता है। बौद्धिक विकास होता है, कल्पना विकास होता है, तर्क शक्ति विकास होता है, चिंतन शक्ति होता है, मानसिक योग्यता, अवधान होता है, विभिन्न रुचियां होती है। इसी प्रकार से हमारा किशोरावस्था का विकास होता है। चलिए हम लोग क्रम वाइज देखते हैं किशोरावस्था का विकास कैसे होता है। पहला है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास किस तरह से होता है? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अधिकतम विकास की आयु भिन्न भिन्न बताई गई है। आयु सीमा की कुछ लोग 14 वर्ष तक, कुछ लोग 15 वर्ष, कुछ 16 मानते हैं। अच्छा, कल्पना शक्ति का विकास। किशोर यद्यपि वास्तविक संसार में रहता है तो परंतु वह कल्पना जगत में विचरण करता है। इसी कारण वह दिवा स्वप्न देखने लगता है। बालकों में कल्पना जगत में रहने वाले प्रवृत्ति, साहित्य और सब प्रकट होती है। बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसमें देखिए दोस्तों, तर्क शक्ति। इस अवस्था में आकार बालक तर्क करने लगता है, उसी शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक तर्क के अभाव से किसी वस्तु का स्वीकार नहीं कर सकता और स्वीकार कर सकता है। चिंतन शक्ति। इस अवस्था में आकार बालक अपने से संबंधित बातों चिंतन करने लगता है। कभी कभी बालक अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। चिंतन शक्ति की सहायता से वह समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। मानसिक योग्यता। इस अवस्था में मानसिक योग्यता क्या होती है? इस अवस्था में पहुंचने पर बालक की मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक शक्ति का विकास कठिन समस्याओं को हल करने की सहायता करता है। अवधान। अब बालक अपना अवधान किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकता है। उसकी अवधान की क्षमता पूर्ण विकसित हो जाती है। ये किशोर अवस्था के हम लोग मानसिक विकास के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। विभिन्न रुचियाँ क्या हो सकती हैं? किशोरावस्था में बालक और बालिका में नवीन प्रकार की रुचि विकसित हो जाती है। इस संबंध में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की कि बालक और बालिका में कुछ रुचि समान होती है और कुछ रुचि असमान होती हैं। शैशवावस्था में प्रौढ़ा तक बालक की आयु के विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास निम्नलिखित आधार पर होते हैं। चलिए दोस्तों देखें किस आधार पर होते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, किशोर की रुचियों के क्षेत्र में विस्तार हो जाता है। किशोरों में काल का चेतना जागृता हो जाती है। किशोर की भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर भविष्य की योजना बनाने लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से सेमेस्टर एग्जाम में क्या पूछ सकता है? या 2016 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। बुद्धि लब्धि, IQ लेवल।
बिना विश्वास था कि आयु के साथ साथ बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। इस कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर के लिए ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न एकत्रित किए। इस प्रश्नों में विद्यालयी ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया। उसकी धारणा कि एक अमुक आयु को समान रूप से बालक दायित्व करता है और अपने मानसिक आयु को प्रति जन्म देता है। बुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि व्यक्ति के समान योग्यता के में विकास करती है। कोल तथा ब्रूस के अनुसार हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास होता है। सबसे पहले टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार हमारे सामने रखा। उसने मानसिक विकास आयु और वास्तविकता आयु में अनुपात निकाला और उसने 100 से गुणा कर दिया। शिक्षा और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में टर्मन की यह बहुत बड़ी देन है। बालक की शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के अनुपात स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं, यानी IQ लेवल। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि निकालने के साथ बुद्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। IQ बराबर मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक। जैसे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार होती है? जैसे 12 मानसिक आयु है, वास्तविक आयु 10 है, गुणे 100 बराबर 100। बालक सामान्य बालक से अधिक बुद्धि 120। यही इसका सूत्र है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि और बौद्धिकता स्तर क्या है। 1937 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप टर्मन, मटेरियल तथा रोबिन्स आदि वैज्ञानिकों ने अपने स्तर को इस प्रकार व्यक्त किया है। बुद्धि लब्धि बुद्धि का स्तर, बुद्धि लब्धि बुद्धि का स्तर। जैसे 170 से 200 के विशेष प्रभावशाली, 140 से 169 अति प्रभावशाली, 120 से 139 उत्कृष्ट, 110 से 119 सामान्य से अधिक, 90 से 190 सामान्य, 80 से 89 सबसे नीचा। IQ लेवल है दोस्तों 70 से 79 मंद बुद्धि सीमा, 60 से 69 मूर्ख, 50 से 59 मूर्ख, 25 से 49 मूर्ख, एकदम खत्म। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन पूछ सकता है। केवल शिक्षा में ही नहीं अपितु सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में बुद्धि और उसके मापन का विशेष महत्व। किसी भी कार्य में सरलता और प्रत्येक परिस्थितियों में कर लेना बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वातावरण में अपना अनुकूल कर लेता है। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि क्या है? इसे प्रश्न का एक उत्तर नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों को गहरा मतभेद है। बुद्धि के स्वरूप के विषय में सभी विद्वानों ने अपनी धारणा अलग अलग दी है। बुद्धि के स्वरूप को निश्चित करने के लिए बुद्धि की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों देखते हैं बुद्धि की परिभाषा क्या है। बुद्धि की परिभाषा अनेक प्रकार की दी गई है। वास्तव में जितने ही विद्वान उतने ही बुद्धि की परिभाषा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने का योग माना है, कुछ वैज्ञानिकों ने बुद्धि को समायोग का योग बनाया है। ऐसे ही भावी मनोवैज्ञानिकों जो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा बुद्धि को समस्या समाधान का योग्यता माना जाता है। जैसे सीखने का योग्यता, बुद्धि को सीखने की योग्यता मानने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। बंकिमघम, बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबोर्न, बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। बुद्धि और समायोजन, कुछ विद्वानों का विश्वास
है कि व्यक्ति के बुद्धि द्वारा नवीन समस्या का समायोजन करता है। ऐसा मत रखने वाले विद्वानों इस प्रकार हैं। स्टर्न बुद्धि जीवन की नवीन समस्या के समायोजन की समस्या योग्यता है। क्रूज के अनुसार क्या है, बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में भली भांति प्रकार से समायोजन करती है। अब वाला है जो अमूर्त चिंतन योग्यता क्या है, इसमें स्पीयरमैन ने बुद्धि तर्कयुक्त चिंतन बताया है। टर्मन ने अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता बताया है। समस्या समाधान की योग्यता क्या है, इसमें रेक्स नाइट ने बुद्धि का योग जो उद्देश्य की पूर्ति तथा समस्या के हल करने के हमारे मस्तिष्क के विचार में जागृत करता है। बर्ट ने बताया है बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने, तर्क करने की योग्यता। बुद्धि के विषय में उपरोक्त विचार प्रकट करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि समस्या का समाधान बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। बुद्धि की कुछ परिभाषा और कुछ वैज्ञानिकों का अनुसार, जैसे मैकडूगल बुद्धि जगत प्रवृत्ति की अतीत के अनुभव पर सुधारने की योग्यता। थॉर्नडाइक सत्य अथवा तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से बुद्धि के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रत्येक का परिचय दीजिए। बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि के स्वभाव की पूर्ण रूपरेखा व्याख्या तब ही हो पाती है जब हम बुद्धि के सिद्धांत की ओर ध्यान दें। मनोवैज्ञानिकों ने अपना आरंभ से इसी बात पर बल दिया है कि बुद्धि व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत होना शुरू है। इसी परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने बुद्धि को कई सिद्धांतों जिनके द्वारा बुद्धि के तत्वों व कारकों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। बुद्धि प्रमुख सिद्धांतों के दो भागों में विभक्त किया गया है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को क्या, जैसे पहला है बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखीकरण सिद्धांत। जैसे हम कारकीय सिद्धांत में देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया है वैज्ञानिकों के अनुसार, बुद्धि के तत्वों या कारकों के आधार पर बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझना तथा प्रयास करना। कारकीय सिद्धांतों के अंतर्गत बुद्धि को प्रायः उसके कारकों की व्याख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वैज्ञानिकों ने बुद्धि को निम्नलिखित कारक सिद्धांत स्वीकार किए हैं। दोस्तों किस प्रकार ने बुद्धि को स्वीकार किया मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे विनय का एक कारक या एक तत्व सिद्धांत है। स्पीयरमैन का द्वितीयत्व का द्विकारक सिद्धांत है। स्पीयरमैन का त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत है। आगे हम लोग दोस्तों इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे थॉर्नडाइक का बहुत्व सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत है। वर्ग घटक अथवा संघात्मक सिद्धांत है। कैटल का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी या बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये बाल विकास की अवस्था बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें हम लोग दूसरे पार्ट का वीडियो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपलोड होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।